नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चा? हैं जी? वॉइस आ रही है भाई, कुछ गड़बड़? बताओ। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मैं तुमको बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता। पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो हम पढ़ेंगे ही। चलिए। कल मैंने आपको पढ़ाया था समानुपात का मीन्स वाला जो कंसेप्ट सवाल पूछा जाता है वो। ठीक है जी। और यदि x को 19, इस पे लास्ट क्वेश्चन बाकी रह गया है, 2 क्वेश्चन है, उनको और कर लेंगे, फिर मैं अगला टाइप आपको बताऊंगा। यदि x को 19, 27, 38 और 57 में से घटाया जाता है, प्रत्येक में से घटाया जाता है, तो संख्याएं समानुपात में होती हैं, प्रपोर्शन में होती हैं। पूछा है 11x+2 का मान ज्ञात करिए। ये सवाल है। बोला ही गया जब x को 19, ध्यान सुनिएगा, 19, 27, 38 और 57, ये 4 नंबर है। जब इन चारों नंबर में से हर एक नंबर में से x घटाया जाता है, 19 में से भी, 27 में से भी, 38 में से, 57 में से, हर एक नंबर में से जब x घटाया जाता है तो संख्या सेम प्रोपोर्शन में होती है। 11x+2 का मान ज्ञात करें। तो भाई ये सवाल बिना ट्रिक के हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे दोस्तों आपको यहां पे x का मान निकालना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल से कर ही नहीं पाओगे मेरे दोस्तों। जो नहीं कि x का मान हमेशा इंटीजर में, x का मान फ्रैक्शन में भी तो आ सकता है। ठीक है भाई, चलेगा। अब 19 और 27 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8। 38 और 57 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 19। 19 है भाई। 19 27 के बीच में 8 का डिफरेंस है। 38 और 57 के बीच में 19 का डिफरेंस है। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई? 19 की 19 में गुणा कर देंगे, 361। 19 की 19 में गुणा करेंगे, 361। 8 की गुणा करेंगे 38 में, 240 और 72, 312। तो 361 माइनस 312 कितना हो जाएगा भाई? 240 और 72। ठीक है, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 49। कुछ गड़बड़ है क्या? 240 और 64 होगा, सॉरी, अट्टू मट्टू 64। ठीक है ना? 361 और 240 और 64, 304। बात समझ में? आप बोलो कि हाँ जी सर। तो ये आ जाएगा 57। तो डिफरेंस आएगा 57 बटे, नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? नीचे आएगा रेशियो का डिफरेंस, 8 और 19 का डिफरेंस 11। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो 57/11 आ गई। अब बताओ, ह्यूमन माइंड इतना विकसित नहीं हुआ है कि अंदाजे से एक्स का मान सोच पाए? तो भाई ये तो आपको इस कंसेप्ट से, इस ट्रिक से ही करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को ये ट्रिक नहीं पता है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एक्स का मान निकालने में। एक्स का मान 57/11 आ गया, यहां पर रख देते हैं। अभी 57/11, 11 से 11 कट जाएगा तो 57। 57+2 यानी कि 59। और 59 इस सवाल का आंसर था। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। जबरदस्त सवाल। ठीक है ना? कल ही मैंने ये समझाया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल 114 ऐसा ही है। ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको अपने घर पे ट्राई करो मेरे दोस्तों, और खुद से ट्राई करके देखिएगा। सीएचएसएल का लेटेस्ट सवाल है और ये टाइप आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चे, चल, टाइप समाप्त। अब मैं आपको अगला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, प्यार से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, प्रोपोर्शनलिटी की मैंने आपकी पूरी 2 क्लास ली, कल की और परसों की। लेकिन मैंने इन 2 क्लास में आपको इतना पढ़ा दिया और इतनी प्रैक्टिस करवा दी कि आपको अपनी तरफ से करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैं बाकी मास्टरों की तरह करता कि मैं करवाता प्रोपोर्शनलिटी के 8 सवाल या 10 सवाल, और आपको एक 100 सवाल की शीट दे देता, ये लो 100 सवाल खुद से कर लो, 100 सवाल की शीट दे देता, और आप उन 100 सवालों को बनाने में कम से कम 4-5 दिन लेते, और फिर भी आपको डाउट बच जाते। मैंने क्या किया कि मैंने प्रोपोर्शनलिटी के 50 सवाल करवाए, लेकिन खुद ही करवाए, और हर एक टाइप कवर करवा दिया। अब आपको जीवन में चाहे कोई भी पेपर हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जीरो टू हीरो सबसे बेस्ट है। तो इसके अलावा कुछ बचा क्या करने के लिए? कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, अगले कंसेप्ट की तरफ ध्यान सुनेगा, चलेगा। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है ना अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने पढ़ा है अभी। अगला कंसेप्ट मैं आपके सामने सिखाने वाला हूं। अगला कंसेप्ट देखो, जो बच्चे साइंस साइड के हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, मैथ्स पढ़ा है 9th 10th 11th में, उनके लिए चीज बहुत ज्यादा आसान है। जो आर्ट साइड के, जिन्होंने 9th 10th में भी मैथ नहीं पढ़ा, उनके लिए चीज हद से ज्यादा कठिन है। दो टाइप के बालक है, जिनके लिए हद से ज्यादा आसान है, जो चाहते हैं सर बोरिंग है बंद करो। दूसरे बालक है सर आ ही नहीं रहा, दोबारा बताओ दोबारा बताओ दोबारा बताओ। कितना फर्क है दोनों बालकों में, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब सेटिस्फाइड हो, ठीक है ना। इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटे? अनुक्रमानुपाती। क्या मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? ठीक है जी, ये तो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अगर मैं इसका देसी भाषा में समझाऊं, जो आदमी जितनी मेहनत करेगा, जो आदमी जितनी स्मार्ट मेहनत करेगा, स्मार्ट मेहनत करेगा, उस आदमी को उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी। इस जाहिर सी बात है, जो आदमी जितनी ज्यादा स्मार्ट मेहनत करेगा उसको उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी। यानी कि कामयाबी सीधा अनुक्रमानुपाती स्मार्ट मेहनत के। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी, दूसरी संख्या भी उसी अनुपात में चेंज होगी। अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो। आप स्मार्ट मेहनत ज्यादा करोगे, कामयाबी ज्यादा मिलेगी। सिंपल सी बात है। आप स्मार्ट मेहनत कम करोगे, कामयाबी कम मिलेगी। सिंपल सी बात है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपात। आप स्मार्ट मेहनत दुगनी कर दो, आप आज से दुगनी मेहनत करना शुरू कर दो, तो आपको जीवन में कामयाबी भी दुगनी मिलेगी। आप मेहनत आधी कर दो तो आपकी कामयाबी भी आधा हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है मेरे प्यारे भाई समान अनुपात। क्लियर है? अनुक्रमानुपाती। और इस बात को लिखते कैसे? इस बात को लिखते हैं ए, मेरे दोस्तों, ए, ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग ये होता है कि जो रेशियो ए का है वही सेम रेशियो बी का है। ये मीनिंग होता है मैथ में कि जो रेशियो ए का है वही सेम अनुपात बी का है। जैसे आपने 9वीं क्लास में न्यूटन का नियम पढ़ा होगा। बिना न्यूटन का नियम पढ़े तो कोई 9वीं क्लास पास नहीं करता ना। वहां बोला जाता है कि फोर्स जो होता है अभी वो किसके प्रोपोर्शनल? मास, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। फोर्स जो होता है वो एक्सीलरेशन, त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तु का वजन जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी। पढ़ा है ना न्यूटन का नियम? ठीक है भाई। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब ये है कि जो अनुपात ए का होगा वही अनुपात बी का होगा। ए जिस रेशियो में चेंज होगा, बी भी उसी रेशियो में चेंज होगा। ए जिस अनुपात में चेंज होगा, बी भी उसी अनुपात में चेंज होगा। क्लियर है? यानी कि अगर दो क्वांटिटी है, ए की दो वैल्यू है A1 A2, अगर ए के दो मान है A1 और A2, तो A1 के करस्पॉन्डिंग B1 है और A2 के करस्पॉन्डिंग B2 है। यानी कि जो रेशियो A1 से A2 का होगा वही अनुपात B1 से B2 का होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है बच्चे ना। दूसरी बात आपको समझनी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। इफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। पहले ये सब पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर आप आज से ठीक 3 साल पहले तैयारी करते तो मैं बैच में पढ़ाता भी नहीं, क्योंकि 3 साल पहले सब आता ही नहीं था। ये तो 2-3 साल पहले ही आना शुरू हुआ है। इसलिए जो इस पे सवाल होंगे वो 2021, 22 और 23 के मिलेंगे, उससे पहले आता ही नहीं था।
मतलब अगर आप आज से ठीक 3 साल पहले तैयारी करते तो आपको रेशियो में 1.5 घंटे की ये क्लास करनी नहीं पड़ती। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ना, नई नई चीजें आती जा रही हैं। हालांकि मुश्किल नहीं, आसान ही, बट सिलेबस तो बढ़ता जा रहा है ना। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती। तो मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए, फर्स्ट कंसेप्ट है और ये सेकंड कंसेप्ट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक क्वांटिटी जिस रेशियो में चेंज होगी, दूसरी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है मेरे दोस्तों, ये साइन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह है कि ए जिस अनुपात में चेंज होगा, बी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगा। ठीक है भाई। जैसे कि मेरे प्यारे भाई, एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, आदमी की जो कामयाबी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आलस के। आदमी की जो कामयाबी है वो आदमी जो आलस करता है उसके अनुक्रमानुपाती है। आदमी आलस ज्यादा करेगा, कामयाबी कम मिलेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती। एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी, दूसरी संख्या उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी, इसलिए यहां पे 1/, लगा हुआ है, इनवर्स लगा हुआ है। आप आलस कम करोगे, कामयाबी ज्यादा मिलेगी मेरे दोस्तों। तो यही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, एक संख्या घटाओगे तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी संख्या बढ़ाओगे तो पहली घटेगी। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम बात क्लियर है। ठीक है जी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है इनवर्स रेशियो, जो ए का रेशियो होगा बी का रेशियो उसका उल्टा होगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो क्वांटिटी, दो वैल्यू A1 A2 हैं, ए के दो मान है A1 और A2। अगर मैं आपसे कहता हूं ए की दो वैल्यू हैं A1 और A2, दो वैल्यू हैं, तो बी का जो रेशियो होगा उल्टा होगा। बी का जो रेशियो होगा वो बी क्या हो जाएगा, B2/B1। बी का जो रेशियो होगा मेरे दोस्तों B2/B1 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं आपकी बात को समझ गया, A1/A2 बराबर B2/B1। यहां तक क्लियर है? क्या हुआ आशीष? वो आप यूट्यूब पे देख लीजिए आशीष, आपको पता लग जाएगा। कितने बच्चों को बात समझ में आएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती का मतलब है समान अनुपात। इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा अनुपात। यदि ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ए जिस अनुपात में चेंज होगा, बी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगा। ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। एक बात और बताना चाहूंगा, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट, एक फिक्स नंबर आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर से गुणा हो जाएगी, कांस्टेंट नंबर से गुणा हो जाएगी। ठीक है ना? जहां के क्या है मेरे दोस्त, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक नियतांक है, नियतांक। जैसा आपने पढ़ा है ग्रेविटेशन का नियम, पढ़ा है ग्रेविटेशन का नियम, कि दो वस्तु हैं जिनका वजन है m1 और m2, दो वस्तु जिनके वजन m1 और m2 हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, तो उनके जो बीच फोर्स है वो मास के अनुक्रमानुपाती है, लेकिन बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। पढ़ा है? ठीक है भाई। दो वस्तुओं के बीच अगर फोर्स है वो मास के अनुक्रमानुपाती है, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। जब मैं ये साइन हटाता हूं तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक आता है जी। तो ये जी क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है पहले से, फिक्स वैल्यू। ठीक है ना? अगर आपने साइंस पढ़ी हो थोड़ी बहुत तो ही आप सीख जाओगे। है भाई, आप ये उम्मीद मत करो कि मैं 5 मिनट के लेक्चर में सिखा दूं आपको पूरी साइंस। नहीं बेटा, हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। इसलिए आरट वाले हमेशा पीछे रहेंगे गणित उससे थोड़े, उनको बहुत मेहनत की जरूरत है, मेहनत करेंगे तो टक्कर भी देंगे पूरी की पूरी। ठीक है भाई साहब, समझ में आया? तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट नंबर से गुणा हो जाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। अब हम इस पर बेस सवाल लेते हैं। सवाल नंबर है 115, जवाब देंगे क्या उत्तर है।
एकदम बेसिक से ही आशीष, इससे नीचे कोई बेसिक है ही नहीं। आपको बेसिक नहीं पढ़ना, एक्चुअली आपको स्कूल का ट्यूशन पढ़ना है, चौथी पांचवी क्लास का। मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा, मैं कंपटीशन की तैयारी करा रहा हूं, और यही कंपटीशन का बेसिक है और आपको यही पढ़ना है। इससे नीचे, इससे नीचे भी पढ़ाई होती है, लेकिन वो कंपटीशन की पढ़ाई नहीं है, ट्यूशन है तीसरी चौथी क्लास का। बिल्कुल बेसिक सवाल आपके सामने, ये मैंने टाइप पढ़ा रहा हूं, इस टाइप का बेसिक सवाल है। यदि इफ P वेरीज डायरेक्टली टू R एंड Q वेरीज इनवर्सली टू R, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बहुत बढ़िया सवाल है। इफ P वेरीज डायरेक्टली टू R, P जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। एंड Q वेरीज इनवर्सली टू R, और Q जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Q जो है मेरे दोस्तों वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Q वेरीज इनवर्सली टू R, Q जो है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ये वाला ऑप्शन तो एकदम सही है, ठीक है जी। P इंटू क्यू बराबर कांस्टेंट, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, डी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। डी वाला ऑप्शन गलत है। देखिए, अगर P R के प्रोपोर्शनल है मेरे दोस्तों, और Q जो है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं R को नीचे लाऊंगा, अगर मैं R को यहां ऊपर ले जाऊंगा, तो R मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा? Q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब P R के अनुक्रमानुपाती है और R Q के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि P जो है मेरे दोस्तों वो Q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोलेगा मेरे प्यारे भाई। P जो है वो R के, मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, बहुत सिंपल सी बात है। P R के अनुक्रमानुपाती है और R Q के व्युत्क्रमानुपाती है, तो P का डायरेक्ट रिश्ता किसके बन गया? P Q के अनुक्रमानुपाती हो गया। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, यानी कि P गुणा Q क्या आ जाएगा? कांस्टेंट P की Q में गुणा होगी, तो P गुणा Q बराबर कांस्टेंट। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है। अब P बटे Q बराबर कांस्टेंट गुणा R स्क्वायर। अब मैं P बटे Q करूं तो बताओ क्या आएगा? अभी P बटे Q, अगर मैं P से Q को डिवाइड करता हूं, दिया क्या हुआ था मेरे दोस्तों? ये दिया हुआ था P बटे Q। अगर मैं P से Q को डिवाइड करता हूं, P से Q को डिवाइड करता हूं, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? भाई R और Q का मतलब 1/R। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, R ऊपर पहुंच जाएगा, R स्क्वायर। तो P बटे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट नंबर आएगा, तो P बटे Q बराबर कांस्टेंट गुणा R स्क्वायर। ये भी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, तो जो चौथा बचा वो गलत है। अजी निशा जी पूछे क्या डाउट है? बताइए। अरे समझ में आया? अच्छा दीपू ठाकुर जी, क्लियर है? थोड़ी मुश्किल बात है, धीरे धीरे समझ में आएगी ये करके बताएंगे स्टूडेंट। अगला सवाल, सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का। ये तो बेटा कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल है, परिभाषा पे। ये परिभाषा थी और ये परिभाषा पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले करवा दिया। जी बच्चे, शिव कहते हैं इस बाद में 2x पर देख लेते हैं। जी बच्चे, सारे टॉपर जितने भी सिलेक्ट हो, मेरी क्लास लाइव कोई नहीं देखता, सब रिकॉर्डेड देखते हैं 2x पे। लाइव में स्लो पढ़ाना पड़ता है क्योंकि बालक बहुत स्लो हैं। मैं 2x पे पढ़ाऊंगा वो नहीं कैच कर पाएंगे भाई, मेरी मजबूरी समझो। अगला सवाल, ए बी के अनुक्रमानुपाती है, ए वेरीज डायरेक्टली विद बी। डायरेक्टली का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती। ए वेरीज डायरेक्टली विद बी, यानी कि ए जो है बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए बी के अनुक्रमानुपाती है।
यदि ए 52 है तो बी 91 है, बी 126 है तो ए का मान क्या होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। मैंने अभी समझाया कि ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ए का रेशियो है वही बी का रेशियो है। अगर सपोज ए की दो वैल्यू हैं, ए के दो मान है A1 A2, अब बी के भी दो मान है, A1 के करस्पॉन्डिंग B1, A2 के करस्पॉन्डिंग B2, तो जो रेशियो A1 से A2 का होगा वही रेशियो B1 से B2 का होगा। ये आपको समझना है। बोला है जब A 52 है तो B 91 है। जब A का मान 52 है तो B का मान कितना है? 91। बोला है जब B का मान 126 है, जब B का मान 126 है तो A का मान क्या होगा, A2 क्या होगा, A का मान क्या होगा? ये सवाल है। क्लियर है? ये बात भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, ये पेपर में नहीं लिखनी है। बात समझ में आई? अभी तो शुरू हुआ है आशीष। आशीष आप बहुत फड़फड़ा रहे हो बेटा, इतना मत फड़फड़ाओ। तेरे चौका 52, तेरे सत्ते 91। ठीक है भाई, 7 से 126 चला जाएगा 18 बार, यानी कि ए का मान आ जाएगा 18 चौक 72, 72। और 72 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। थोड़ी ना मन में शांति रखो, शांति। अगर आप मेरे पास केवल सिलेबस खत्म करने आए कि केवल सिलेबस खत्म हो जाए, चाहे सिलेबस में कुछ हो या ना हो, हमारी नौकरी लगे ना लगे, तो तुम गलत मास्टर के पास आए हो, गलत मास्टर के पास। मैं शांति से तसल्ली से सब कुछ पढ़ाने वाला आदमी हूं, सब कुछ। आपको बस मुर्दे की तरह चुपचाप पढ़ते रहना है। बताएं। एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल। एमटीएस का सवाल है, कोई मुश्किल तो नहीं होगा, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके द्वारा पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुक्रमानुपाती हैं। जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि भाई जो आदमी जितनी ज्यादा पढ़ाई करेगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। ये बात तो कहने की भी जरूरत नहीं है। एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके द्वारा पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुक्रमानुपाती हैं। यानी कि एक स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट जो मार्क्स स्कोर करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम। जो पढ़ाई में जो टाइम लगाता है, पढ़ने में जो समय लगाता है, मेरे प्यार में, जितने ज्यादा समय पढ़ाई करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। अब तो एग्जामिनर भी चिक के बता रहा है, लेकिन आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। जल्दी खत्म कर, कब खत्म होगा, मरेंगे कब हम? अब क्या करोगे वो करके? बताइए। यदि छात्र प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई करता है तो 60 अंक आते हैं। 75 अंक प्राप्त करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 4 घंटे पढ़ाई करता है तो नंबर आते हैं 60, 60 नंबर। 75 अगर नंबर स्कोर करता है, 75 अंक लाता है, तो कितने घंटे पढ़ना होगा? यही आपसे पूछा, कितने आवर्स पढ़ना होगा। जो मार्क्स का रेशियो है वही आवर्स का रेशियो होगा, बराबर कर दिया। तो 4 से 60 15, 15 से 75 5 बार, यानी कि 5 घंटे उसको पढ़ना पड़ेगा। ये सवाल का आंसर था। बी ऑप्शन देख लो सवाल का लेवल। ये बताओ। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी ई। संख्या ए संख्या ई के व्युत्क्रमानुपाती है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। व्हेन ए बराबर 50, ई बराबर 22, फाइंड द इक्वेशन रिलेटिंग ए एंड ई। तो ए और ई में क्या रिलेशन है? सवाल में यह बोला गया है कि ए जो है ई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये ए जो है ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां ए ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब? ई को दुगना करोगे ए भी दुगना हो जाएगा, ई को आधा करोगे ए भी आधा हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहां भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। अकेला यही एक ऑप्शन है जहां ए ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। संख्या ए के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब यह है कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा के।
एक कांस्टेंट नंबर से गुणा हो जाती है के, जो अननोन है। सवाल में दिया है कि जब ए का मान 50 है तो ई का मान 22 है। यहां से मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर ए का मान 50 है तो ई की वैल्यू 22 है, 22। तो के का मान कितना आएगा? 50 गुणा 22, 1100। के का मान 1100 आ गया। जब के की ये लाइन इसलिए दी है कि आप के का मान निकाल पाओ, कांस्टेंट 1100 है। कांस्टेंट की वैल्यू 1100 है तो ए और ई में जो रिलेशन होगा वो होगा ए बराबर 1100 बटे ई, बी ऑप्शन। लेकिन ये सवाल इतना आसान आसान का, इस सवाल के ऑप्शन ऐसे थे कि सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आप केवल ऑप्शन से बना सकते थे। ये मैंने सॉल्व करके बता दिया, बट ऑप्शन मेथड भी बताया कि ए ई के व्युत्क्रमानुपाती, ये हो ही नहीं सकता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, यही आंसर होगा। एक ही ऑप्शन में ए ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर मजेदार, ये बताएं लेटेस्ट क्वेश्चन। ये सारे सवाल प्रीवियस सर के पूछे हुए, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल है, ये बनाओ, करें। मींस लगाना है बेटा अजय अलग से। गौर से देखो, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, बी is inversely proportional to 1 by c, c is inversely proportional to c is directly proportional to d। a और d के बीच क्या संबंध है? सी ऑप्शन बता रहे हैं, सोच समझ के बताएंगे, सोच समझ के। a is directly proportional to b, b is directly proportional to c। तो अगर मैं यहां से b हटा दूं तो ये दोनों जगह b है, तो यानी कि क्या आ गया? साफ साफ दिखाई दे रहा है, a is inversely proportional to 1 by c, a is inversely proportional to 1 by c। अब ये जो c है, सी किस पे डिपेंड करता है? सी डिपेंड करता है डी पे, यानी कि डी जिस रेशियो में चेंज होगा सी भी उसी रेशियो में चेंज होगा, यानी कि ए भी मेरे दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी के। भाई जिस अनुपात में सी चेंज होगा उसी अनुपात में डी चेंज होगा। अब ए सी के व्युत्क्रमानुपाती है तो ए डी के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कहानी थी, सुनो ना। ये प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनलिटी का मतलब रेशियो से है। भाई ए बी के समानुपाती है, बी सी के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि ए बी का रेशियो सेम है, बी का रेशियो सी से उल्टा है, यानी कि ए का रेशियो भी सी से उल्टा होगा। ए सी के, ए और सी का रेशियो रिवर्स होगा, ए सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी कि जो रेशियो डी का है वही रेशियो सी का है। अब जो रेशियो सी का है वही रेशियो डी का है, यानी कि ए का रेशियो सी से उल्टा है तो डी से भी उल्टा होगा, तो इसका आंसर डी ऑप्शन था। सॉरी, ये यहां पे गलत लिख दिया, ये वाला ऑप्शन था सी। करके बताएं
किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई समय के घन के समानुपाती होती है। एक वस्तु 4 सेकंड में 192 सेंटीमीटर गिरती है तो 7 सेकंड में वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरेगी। बहुत बढ़िया सवाल। एक वस्तु की गिरती ऊंचाई जो है समय के घन के समानुपाती है। 4 सेकंड में अगर कोई वस्तु 192 सेंटीमीटर गिरती है तो 7 सेकंड में कितनी ऊंचाई से गिरेगी। तो मेरे दोस्तों हाइट जो है, वस्तु की जो हाइट है, गिरती ऊंचाई, वो टाइम के क्यूब के समय के घन के समानुपाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल में बोला गया है और आपको ऐसा सवाल में दिया जाएगा कि हाइट जो है वो टाइम के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई वस्तु 4 सेकंड में 192 सेंटीमीटर गिरती है, 7 सेकंड में कितनी गिरेगी। तो समय कितना, 4 सेकंड, तो यानी कि 4 क्यूब में वस्तु गिरती है 192 सेंटीमीटर। तो पूछा गया 7 सेकंड, 7 सेकंड मतलब 7 का क्यूब, 7 क्यूब में कितना हाइट गिरेगी आपसे पूछा है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 4 का क्यूब 64, 64 से 192 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 343, 343 कितना आ जाएगा, 1029। और इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। क्या डाउट है निशा जी? कर पाएंगे? ये तो बहुत आसान है। ऐसे सवाल में डाउट आने का मतलब बिल्कुल बर्बाद हो तुम। आगे चलेंगे, एक और सवाल। सवाल है सीपीओ 2023 के पेपर का पूछा हुआ, बनाएंगे। ये 2020 से पहले कभी नहीं आई ये सब चीजें। अगर आप आज से 3 साल पहले तैयारी करते तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ता ये सब। अभी 2000, अब ध्यान सुनिएगा, 2019 से पहले पेपर में कभी भी जो मैंने पढ़ा है ना, ये मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल आता ही नहीं था, एक भी सवाल नहीं था इसका। अब 2020 के बाद से ये भी आने लगा, ये भी। यानी कि जहां पहले हम रेशियो 6 क्लास में पढ़वा देते थे, वही क्लास 4 बढ़ के 10 हो गई। आज इस शीट में 200 सवाल हैं। अगली बार जब आप तैयारी करोगे तो आपको 225 सवाल करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा नई नई चीजें आती जाएंगी और वो ऐड होती जाएंगी। यदि p बराबर 2x बटे वाई प्लस जेड, इस समीकरण में x, y और z सभी पॉजिटिव हैं, किस निम्न में से किसके कारण हमेशा p घटेगा। p की वैल्यू किस किस कारण से घटेगी। x कांस्टेंट, y डिक्रीज, z डिक्रीज। x का मान तो कांस्टेंट है, अगर y घटाओगे, z घटाओगे तो p बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, नीचे की वैल्यू घटाओगे तो p का मान बढ़ेगा, ये गलत है। आपको वो ऑप्शन देखना है जिससे हमेशा p घटे। x इंक्रीजेस, y डिक्रीजेस, z डिक्रीजेस, ये भी नहीं है। भाई x का मान बढ़ाओगे p बढ़ेगा, y घटाओगे तो भी p बढ़ेगा, z घटाओगे तो भी। छोटी संख्या से भाग दोगे तो हमेशा वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, x डिक्रीज, y रिमेन्स कांस्टेंट और z इंक्रीज। x डिक्रीज, x का मान घटाया जाता है, y कांस्टेंट रहता है, z इंक्रीज होता है, घटेगा मेरे दोस्तों। x का मान घटा दिया तो p भी घटेगा, नीचे वाली वैल्यू बढ़ा दी तो भी p घटेगा। तो ये वाला इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन नहीं है बेटे, बी ऑप्शन नहीं है, यही तो मत सोचो। पूछा किस कारण से हमेशा p घटेगा, बी ऑप्शन देखोगे, अगर x को बढ़ाओगे तो p का मान भी बढ़ेगा, अगर आप y घटाओगे तो भी p का मान बढ़ेगा। जैसे मेरे दोस्तों, जैसे 5 को 2 से भाग दो क्या आता है, 2.5 आता है। लेकिन अगर आप 5 को छोटी संख्या से भाग दो, 5 को 1 से भाग दो, छोटी संख्या से, 2 से छोटा 1 तो 5 आएगा ना। यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर छोटी संख्या y का मान घटाओगे, नीचे छोटी संख्या बनाओगे तो p बढ़ेगा। ठीक है ना। जेड भी आप बी ऑप्शन को देखो तो जेड भी डिक्रीज करोगे, पर नीचे डिक्रीज करोगे तो पी का मान बढ़ेगा, घटेगा थोड़ा ना, तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन ऐसा है। भाई एक्स डिक्रीज, एक्स घटाओगे तो पी भी घटेगा। वाई को हमने कांस्टेंट रखा, चलो
जेड बढ़ाया, अब जेड हम बढ़ाएंगे, नीचे बड़ी संख्या, नीचे बढ़ाओगे, जब नीचे बढ़ाओगे यानी कि नीचे बड़ी संख्या से भाग दोगे तो छोटा आएगा, बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो छोटा नंबर आता है, छोटी संख्या से भाग देते हैं तो बड़ा नंबर आता है। ठीक है भाई। जब तीसरा सही होगा तो चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सीपीओ का सवाल है, अच्छा सवाल पूछ लिया सीपीओ ने। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 122, करेंगे दो क्वेश्चन और करवाता हूं, 122 और 123 बनाएं। सवाल है एमटीएस 2023 के पेपर का, इतना बेहतरीन सवाल, इतना शानदार सवाल ये पूछा गया है, मजा आ जाएगा सवाल को करके, बहुत जबरदस्त सवाल। द वेट ऑफ सर्कुलर डिस्क वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेडियस एंड इट्स थिकनेस। भाई एक सर्कुलर डिस्क है, जैसे आप पहले सीडी आती ना, सीडी आती थी कैसेट सर्कुलर फॉर्म में, तो वृत्ताकार डिस्क है, उसका जो वजन है, जो वेट है मेरे प्यारे भाई, डब्ल्यू मतलब वेट, वो मेरे दोस्तों वजन उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुसार बदलता है। ये सर्कुलर डिस्क है, ये इसकी रेडियस है आर, तो इस डिस्क का जो वजन है वो रेडियस के स्क्वायर और उसकी जो मोटाई है मेरे दोस्तों, जो मोटाई है, मोटाई उसके अनुसार, रेडियस के स्क्वायर और मोटाई के गुणनफल के अनुसार बदलता है मेरे प्यारे भाई। इसका मतलब यह है कि सर्कुलर डिस्क का जो वेट है वो रेडियस के स्क्वायर और उसकी मोटाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप रेडियस चेंज करोगे तो रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में वेट चेंज होगा, आप मोटाई जिस अनुपात में चेंज करोगे वेट भी उस अनुपात में चेंज होगा। आप सर्कुलर डिस्क की मोटाई दुगुना कर दोगे, वेट भी दुगुना हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है सवाल, कि एक वृत्ताकार डिस्क का वजन उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुसार बदलता है। द वेट ऑफ सर्कुलर डिस्क वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड इस थिकनेस, यानी कि मोटाई। टू आइडेंटिकल और सिमिलर डिस्क हैं, दो एक जैसी डिस्क हैं जिनकी थिकनेस का रेशियो 16:9 है। दो डिस्क की थिकनेस का रेशियो 16:9 है, तो आपसे पूछा है उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। इफ द वेट ऑफ द फर्स्ट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ सेकेंड, यदि पहली का जो वेट है वो दूसरी का 4 गुना है। आपसे रेडियस का रेशियो पूछा है, ठीक है ना, और बोला गया कि पहली डिस्क का जो वेट है वो दूसरी का सेकंड का 4 गुना है। सवाल में आपसे रेडियस का रेशियो पूछा है, कैसे आएगा, ये मोटाई का रेशियो नीचे आ जाएगा बटे में। अगर मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है तो वेट के रेशियो को मोटाई के रेशियो से डिवाइड करना होगा। दो सर्कुलर डिस्क हैं फर्स्ट और सेकंड, सवाल में साफ साफ बोला गया है कि पहली का जो वेट है मेरे दोस्तों वो सेकंड का 4 गुना है। पहली डिस्क का जो वेट है सेकंड का 4 गुना है। सेकंड का वेट अगर 1 है तो फर्स्ट का वेट जो वो 4 है, वेट का रेशियो है मेरे दोस्तों। और मोटाई का क्या रेशियो है, थिकनेस मोटाई का क्या रेशियो है मेरे प्यारे भाई, जवाब देंगे तो मोटाई का रेशियो क्या है दोनों डिस्क की, 16:9। अब इन दोनों रेशियो को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा कि नहीं, रेडियस के स्क्वायर का रेशियो, आर स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। बताओ क्या होगा, 4 नाम 36:16, 36:16 आ जाएगा जी 9:4। 36:16 9:4, दो रेशियो को डिवाइड करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, अंडरूट लेंगे दोनों तरफ से, रेडियस का रेशियो आ जाएगा 3:2। 3:2 इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 3:2। कर पाएंगे, ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं ये सब चीज, कुछ भी इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं थी। एडवांस में निशा जी, एक और सवाल ऐसा ही बच्चे करके बताएंगे आप। सवाल नंबर 123 देखते हैं कितने बालक कर पाते हैं, बनाओ। इस लैंग्वेज के एमटीएस के पेपर में 6-7 सवाल आए थे, मैं आपको 2 ही करवा रहा हूं, करो ऐसा ही सवाल एक और, ठीक है, थोड़ा चेंज है।
द वेट ऑफ क्यूब वेरीजली डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम एट्स डेंसिटी। एक क्यूब का जो वेट है उसके वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी के अनुसार बदलता है। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मेटेरियल ऑफ फर्स्ट क्यूब एंड सेकंड क्यूब इज 27:16। इफ द वेट ऑफ फर्स्ट क्यूब इज 4 times द वेट ऑफ सेकंड क्यूब, और द रेशियो ऑफ एजिस, पहले क्यूब और दूसरे क्यूब की एजिस का रेशियो क्या है, किनारों का अनुपात क्या है। बहुत बड़े सवाल। आप क्यूब तो जानते हैं, ये होता है क्यूब। कम से कम आप क्यूब तो जानते होंगे ना इस तरीके से। यानी कि एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई बराबर होती है ना। यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है, लंबाई भी चौड़ा भी मोटाई भी सब कुछ ए है। बोला एक घन का वजन उसके आयतन और उसके घनत्व के गुणनफल के अनुसार बदलता है। क्यूब का जो वेट है मेरे दोस्तों, वो डायरेक्टली मेरे दोस्तों किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक घन का जो वजन है उसके आयतन और उसके गुणनफल के अनुसार बदलता है। ठीक है ना। सवाल में बोला है पहले घन और पहले क्यूब और दूसरे क्यूब की डेंसिटी का रेशियो, घनत्व का अनुपात 27:16 है ना। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व बोलते हैं, वॉल्यूम आयतन। पहले घन का वजन दूसरे घन के वजन का 4 गुना है, तो पूछा किनारों का अनुपात बताओ। यानी कि सवाल को सॉल्व करना है तो मुझे वॉल्यूम का रेशियो निकालना होगा। वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, वेट के रेशियो को डेंसिटी के रेशियो से भाग दे देंगे। बोला है पहले घन का वजन दूसरे का 4 गुना है, दूसरे का 1 है तो पहले घन का वजन है 4। दोनों घनों के घनत्व यानी कि डेंसिटी का रेशियो क्या है, 27:16। वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा भैया, वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा मेरे दोस्तों कैसे आएगा, सी क्रॉस मल्टीप्लाई 16 चौका 64:27। तो 64:27 आएगा वॉल्यूम का, दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम का रेशियो। अच्छा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, एज का क्यूब। अगर वॉल्यूम का रेशियो 64:27 है तो दोनों क्यूब्स की साइड का रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 64 का क्यूब रूट 4, 27 का क्यूब रूट 3। तो सवाल का आंसर है 4:3। नीचे छुप गए, 4:3 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। गजब सवाल। मन भाई कह रहे हैं बहुत मजा आता है सर पढ़ने में, दिल खुश हो जाता है। अच्छा भैया मेरे को भी बहुत मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है भाई। समझ में आया। चलिए अगला सवाल। एक और क्वेश्चन आपके सामने। सवाल नंबर है 124। बनाए, बनाए जी।
P Q के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। P वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ Q। P जो है Q के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब Q 2.4 है तो P 1.5 है। जब P 6 है तो Q का मान क्या होगा? भाई साहब गलती मत करिएगा, P जो है Q के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर P की दो वैल्यू है ना, P1 और P2, अगर P के दो मान है P1 और P2, तो P1 से P2 का जो रेशियो होगा वो Q के स्क्वायर के रेशियो का रिवर्स होगा। Q2 स्क्वायर बटे Q1 स्क्वायर। हालांकि लिखने वाली बात नहीं है, पर मैंने लिख के बता दिया। अगर P के दो मान है ना, P1 और P2 दो वैल्यू हैं, तो P1 के करस्पॉन्डिंग Q1 है, P2 के करस्पॉन्डिंग Q2 है। लेकिन जो P का जो रेशियो Q के रेशियो का रिवर्स होगा और स्क्वायर में भी होगा, ये बनेगा। यानी कि जब P 1.5 है तो Q 2.4 है। जब P 1.5 है तो Q1 आपका 2.4 है, 2.4 का स्क्वायर। बोला है जब P 6 है, जब P का मान 6 है तो Q कितना होगा? Q2 स्क्वायर क्या होगा? मेरे दोस्त आपसे पूछा है। क्लियर है? जब P 6 है तो भाई ये 1.5 चौका 6, जब इधर आएगा तो अंडरूट ले लेंगे। 2.4 के स्क्वायर का अंडरूट 2.4, नीचे 4 का अंडरूट 2, तो Q2 का मान आ जाएगा 1.2। और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 1.2। ठीक है भाई, चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं इतना ही छोड़ूंगा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा। आज इतना ही, बाकी कल। बाय।